जय हिंद दोस्तों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं ऊष्मा 13वां अध्याय है ऊष्मा के संबंध में। और हम बात करें ऊष्मा की यानी हीट की, तो यह वह ऊर्जा है यानी ऊष्मा जो है वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा जो है दोस्तों, ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है, यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है तो W/Q बराबर J यानी W बराबर JQ, जहाँ J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। J का मान 4.186 जूल पर कैलोरी होता है। तो J का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 4.186 जूल पर कैलोरी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मात्रा 1 कैलोरी हो जाएगा। ऊष्मा की मात्रक की हम बात करें दोस्तों, ऊष्मा की मात्रक, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। और इसके लिए निम्न मात्रक का प्रयोग किया जाता है तो कैलोरी हो जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, तो विभिन्न मात्रकों के संबंध की हम बात करें तो 1 BTHU बराबर 252 कैलोरी हो जाएगा। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। 1 कैलोरी 4.186 जूल हो जाएगा दोस्तों। 1 किलो कैलोरी 4186 जूल या 1000 कैलोरी। कैलोरी की अगर हम बात करें तो कैलोरी जो है 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही क्या कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, तो 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस यानी 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको B.TH.U कभी कहते हैं, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट की हम बात करें तो 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक जो है दोस्तों ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ताप की हम बात करें, ताप वह भौतिक कारक है। ताप क्या है? तो ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दोस्तों दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? ताप कहते हैं। ताप मापन की हम बात करें, ताप मापन, तो तापमापी, ताप मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे दोस्तों तापमापी कहते हैं। तो तापमापी किसे कहते हैं? ताप मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे तापमापी कहते हैं। और निम्न प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित है, जैसे कि दोस्तों सेल्सियस हो जाएगा, फ़ारेनहाइट। सेल्सियस की हम बात करें तो इस पैमाने का आविष्कार स्वीडिश के एक वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। तो दोस्तों सेल्सियस पैमाना का आविष्कार कौन किया था? तो सेल्सियस किया था। और सेल्सियस कहाँ के वैज्ञानिक थे? यह स्वीडन का वैज्ञानिक था। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है और इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। अब है दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाना। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट पैमाना का, तो इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। फ़ारेनहाइट जो कि जर्मन का वैज्ञानिक था। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट कहाँ का वैज्ञानिक था? तो यह जर्मनी का वैज्ञानिक था और इन्होंने फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार किया। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर हिमांक 32 डिग्री F यानी फ़ारेनहाइट, भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में दोस्तों बांट दिया गया। रोमर पैमाना की हम बात करें तो इसका हिमांक हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री R, भाप बिंदु 80 डिग्री R यानी रोमर, और इसके बीच के भाग को 80 बराबर भागों में बांट दिया गया दोस्तों। केल्विन पैमाना, हिमांक 273 केल्विन, केल्विन पैमाना का हिमांक 273 केल्विन, भाप बिंदु 373 केल्विन, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया गया। अब दोस्तों चारों पैमानों के मध्य संबंध, तो क्या हो जाएगा? C-0/100, F-32/180, R-0/80, K-273/100।
इसको दोस्तों शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं 100/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4 और बराबर क्या हो जाएगा K माइनस 273/5। आप इस तरह से भी शॉर्ट में याद कर सकते हैं। थैंक यू। क्रम शून्य, अगर हम बात करें दोस्तों क्रम शून्य की, तो सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती। अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होगा, परंतु निम्नतम ताप की एक सीमा है दोस्तों। और किसी भी वस्तु के तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। मतलब कोई भी वस्तु का न्यूनतम तापमान जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, और इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाना पर इसे 0 के लिखते हैं, अर्थात 0 के बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और एवं 273.16 केल्विन बराबर क्या 0 डिग्री सेल्सियस। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था दोस्तों। तो पहले सेल्सियस पैमाने को क्या कहा जाता था, सेंटीग्रेड। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है, केल्विन में हम लोग डिग्री नहीं लिखते। पारा की हम बात करें तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो दोस्तों पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो -39 डिग्री पर। अतः इसे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है दोस्तों। द्रव तापमापी की हम बात करें तो पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए द्रव तापमापी का प्रयोग करते हैं। पारा जो है थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था दोस्तों। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। अब है गैस तापमापी। अगर हम बात करें दोस्तों गैस तापमापी की, तो इस प्रकार के तापमापियों में अस्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन किया जा सकता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, अगर हम बात करें दोस्तों प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का, तो इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। अब है दोस्तों ताप युग्मी तापमापी। अगर हम बात करें ताप युग्म तापमापी का, इसका प्रयोग -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापन करने के लिए ताप युग्म तापमापी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। अगर हम बात करें दोस्तों पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का, तो इस तापमापी से दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापते हैं। यानी कि दूर स्थित जो वस्तु है उसके ताप को पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से मापा जाता है दोस्तों। जैसे सूर्य के ताप, और इसके द्वारा प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही मापे जाते हैं, और इससे नीचे के ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है दोस्तों। और यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है। यानी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस नियम पर आधारित है, तो यह स्टीफेन के नियम पर आधारित है दोस्तों, जिसके कारण उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया था, सर थॉमस क्लिफोर्ड ने किया था। और इस थर्मामीटर में तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। अब है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा। अगर हम बात करें विशिष्ट ऊष्मा, तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रक है जो उससे पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, और इसे प्रायः C द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का SI जो मात्रक है दोस्तों जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स J K इनवर्स Kg इनवर्स और K इनवर्स होता है। कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्टता की हम बात करें दोस्तों ऊष्माधारिता, तो बर्फ का होता है 2100। बर्फ का क्या हो जाएगा 2100 जूल पर केजी के। पारा का हो जाएगा दोस्तों, पारा का 140 जूल पर केजी के। लेड का शीशा का 130 हो जाएगा, और लोहा का 460। केरोसिन तेल का हो जाएगा 210, और सबसे अधिक जल का 4200। 1 ग्राम जल की हम बात करें दोस्तों, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
यानी 1 ग्राम जल के ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक हो जाएगा दोस्तों। अब है ऊष्मीय प्रसार। अगर हम बात करें दोस्तों ऊष्मीय प्रसार की, तो किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में वृद्धि होती है। यानी कि दोस्तों ऊष्मीय प्रसार की हम बात करें तो किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक यानी जिसको अल्फा कहते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जिसे बीटा कहते हैं। और आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक जिसे गामा कहते हैं इसमें व्यक्त करते हैं। और अल्फा बीटा गामा के बीच संबंध की हम बात करें तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा समानुपाती क्या हो जाएगा 1:2:3 और बीटा बराबर 2 अल्फा तथा गामा बराबर 3 अल्फा। जल का सामान्य प्रसार। अगर हम बात करें दोस्तों जल के सामान्य प्रसार की, तो प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं। तो दोस्तों सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन क्या होता है, आयतन में बढ़ते हैं। परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन क्या होता है, घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ना शुरू कर देता है। और इसका जो अर्थ है यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है। यानी कि दोस्तों जल का जो है घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं, ड्राई आइस, सूखी बर्फ। क्योंकि यह समान बर्फ की तरह द्रव में परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अब है दोस्तों ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण, अगर हम बात करें दोस्तों ऊष्मा के संचरण की, तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं। यानी कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को क्या कहते हैं, ऊष्मा का संचरण कहते हैं। और ऊष्मा के जो संचरण है कुल 3 विधि है। कितने विधि, 3। चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। अगर चालन की हम बात करें तो चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण दोस्तों चालन विधि से। तो चालन विधि से ऊष्मा का संचरण किसमें होता है, ठोस में। चालन विधि से ऊष्मा का संचरण ठोस में। अब है दोस्तों संवहन। इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है दोस्तों, संवहन विधि में। और इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण की से धाराएं जो है बहती है, जिसे संवहन धाराएं कहते हैं। और इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है दोस्तों। गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से ही होता है दोस्तों। गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से, तो संवहन विधि से। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन पेटिका में ऊष्मा में जो है ऊपर होती है, ताकि रेफ्रिजरेटर के अन्य भाग संवहन के द्वारा ठंडी हो सके। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजा कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ देते हैं तो कमरा का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए अगर खुला छोड़ देते हैं तो उसका कमरा का जो तापमान है क्या होता है, बढ़ जाता है। वायुमंडल भी दोस्तों गर्म होता है संवहन विधि से। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है, संवहन विधि से। अब है दोस्तों विकिरण। अगर हम बात करें विकिरण की, रेडिएशन की, तो इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। तो विकिरण विधि में जो है, इस विधि में ऊष्मा क्या होता है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। अब है दोस्तों कृष्णिका विकिरण। अगर हम बात करें कृष्णिका विकिरण की, तो जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उससे विस्तृत परास वाले तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए, जब किसी लोहे की छड़ को भट्ठी में गर्म करते हैं, इसके रंग पहले हल्का लाल होता है, फिर जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह अत्यधिक लाल होते जाता है। और इसे और गर्म किया जाता है तो इससे निकलने वाले विकिरण का रंग सफेद हो जाता है दोस्तों। जब ताप बहुत अधिक होता है तो यह नीला हो जाता है।
इसका अर्थ यह है कि ताप में वृद्धि के साथ साथ उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति निम्न से उच्च हो जाती है। तो विकिरण की आवृत्ति क्या होता है? निम्न से उच्च। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में लाल रंग कम आवृत्ति वाले, लाल रंग कम आवृत्ति वाले, नीला रंग अधिक आवृत्ति वाले क्षेत्र में होता है। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के किरणों को उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है दोस्तों, कृष्णिका, तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण का यथार्थ आवृत्ति वितरण यानी कि आवृत्ति और तीव्रता के बीच विकिरण का आरेख उसके ताप पर दोस्तों निर्भर करता है। दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के कम होने के साथ बढ़ती है और यह एक तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम होता है। उसके बाद तरंगदैर्घ्य के और कम होने पर यह घटनी शुरू हो जाती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत, अगर हम बात करें दोस्तों प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त परिणामों की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती। मैक्स प्लांक ने इसके लिए सुझाया कि परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित यानी अवशोषित करते हैं, न कि अनवरत रूप में जैसे पहले माना जाता था। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा में जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन यानी कि या अवशोषण होता है उसे प्लांक द्वारा क्वांटम नाम दिया गया है दोस्तों। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा E और उसकी आवृत्ति V के क्या होता है समानुपाती होता है, अर्थात E बराबर hv। अनुपातिकता स्थिरांक जो है दोस्तों, अनुपातिकता स्थिरांक H को प्लांक स्थिरांक क्या कहते हैं? प्लांक स्थिरांक कहा जाता है और उसका मान 6.626 गुना 10 पावर इनवर्स 34 J होता है। अब दोस्तों न्यूटन के शीतलन का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम, और हम बात करें न्यूटन के शीतलन का नियम का दोस्तों, तो समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। अब है दोस्तों क्रिकहॉफ का नियम, अगर हम बात करें क्रिकहॉफ की तो इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यानी कि दोस्तों क्रिकहॉफ के नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही क्या अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तुओं को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। अब है दोस्तों स्टीफन का नियम, अगर हम बात करें स्टीफन के नियम की तो किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ई उसके परम ताप टी के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात ई समानुपाती T4 या ई बराबर क्या हो जाएगा? तो ई बराबर क्या होगा? लेमडा T4, जहाँ लेमडा एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं दोस्तों। अब है आस्था परिवर्तन, अगर हम बात करें आस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा तो निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से यानी कि निश्चित तापमान पर पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ के ताप नहीं बदलता दोस्तों। त्रिक बिंदु की हम बात करें तो वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस तरल और गैस तीनों एक साथ पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। अब है दोस्तों गलनांक, अगर हम बात करें गलनांक की तो निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना ही गलन कहलाता है और इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। हिमांक की हम बात करें तो निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है, यानी कि निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इससे निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं दोस्तों। प्रायः गलनांक और हिमांक बराबर होता है। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे कि बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है दोस्तों, और जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका जो है गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से जैसे कि बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक घटेगा।
तो दोस्तों अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, गलनांक घटता। अब दोस्तों क्वथनांक, अगर हम बात करें क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का, तो निश्चित ताप पर क्वथनांक जो है निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं दोस्तों। संघनन की हम बात करें, संघनन की, तो निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। प्रायः क्वथनांक और संघनन ताप समान होता है। तो प्रायः जो है दोस्तों क्वथनांक और संघनन ताप क्या होता है, समान होता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, और दाब घटने पर क्वथनांक जो है घट जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, जैसे दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है दोस्तों। फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने का कारण क्वथनांक घटकर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसलिए खाना देरी से बनता है। अशुद्धि मिलाने पर भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। तो दोस्तों अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। गुप्त ऊष्मा, और हम बात करें गुप्त ऊष्मा की, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और इसे ही दोस्तों पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब है दोस्तों गलन की गुप्त ऊष्मा। अगर हम बात करें गलन की गुप्त ऊष्मा की, तो नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं दोस्तों। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम। तो दोस्तों बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्पन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की हम बात करें, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी पर ग्राम होता है दोस्तों। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है, यानी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है, तो पदार्थ के m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर ml हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा कैसा है मात्रक, जूल पर केजी। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने में अधिक कष्ट होता है। उबलते जल की अपेक्षा दोस्तों भाप में जलने पर क्या होता है, अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक या सोडा मिलाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, और ऐसे मिश्रण को हिमी मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है दोस्तों। वाष्पीकरण की हम बात करें, वाष्पीकरण की, तो वाष्पीकरण द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, अथवा किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। जब तापमान उच्च हो, द्रव पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो, तो द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण तेजी से होगी। प्रशीतक, अगर हम बात करें दोस्तों प्रशीतक की, तो प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। प्रशीतक में जो वाष्पन के द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रीऑन भरा होता है। तो तांबे की एक वाष्प कुंडली में क्या भरा होता है दोस्तों, फ्रीऑन, जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। अब है आपेक्षिक आर्द्रता। अगर हम बात करें आपेक्षिक आर्द्रता का, तो किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इस अनुपात को 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और इसका कोई इकाई भी नहीं होता। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का। नियत जलवाष्प पर
ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। ओस बनने के लिए 100% आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। ओस बनने के लिए 100% आपेक्षिक आर्द्रता। वातानुकूलन की हम बात करें दोस्तों, एयर कंडीशनिंग की हम बात करें, यानी वातानुकूलन, जिसको एसी बोलते हैं शॉर्ट में, एसी। अगर हम एसी की बात करें तो सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य और अनुकूलन जलवायु के लिए निम्नलिखित परिस्थिति का होना जो है आवश्यक है। तापमान चाहिए 23 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों तापमान कितना चाहिए? तापमान 25 डिग्री सेल्सियस यानी 23 से 25। आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 65 डिग्री परसेंट हो जाएगा। आपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65% के बीच, और वायु की गति 0.75 मीटर प्रति मिनट से लेकर 2.5 मीटर प्रति मिनट। अब दोस्तों ऊष्मागतिकी, अगर हम बात करें ऊष्मागतिकी की, तो ऊष्मागतिकी की जो प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुक्ता ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम कौन से संरक्षण को प्रदर्शित करता है? तो यह ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, और दूसरा हो जाएगा बाह्य कार्य करने में। अब है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम, जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में अस्थिर रहे, तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्ण प्रक्रम, और हम बात करें दोस्तों रुद्धोष्ण प्रक्रम की, तो यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को ही रुद्धोष्ण परिवर्तन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। यह रुद्धोष्ण परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। अब दोस्तों ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, अगर हम बात करें ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम का, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ऊष्मा के प्रभावित होने की दिशा नहीं बताता। यानी कि दोस्तों ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वह ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा यानी डायरेक्शन को नहीं बताता। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है, यानी कि दूसरा नियम दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम के दो कथन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला कथन है केल्विन के कथन के अनुसार पहला ऊष्मागतिकी के संबंध में पहला जो केल्विन का कथन है कि ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है, यानी कि ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन क्या है? असंभव है। दूसरा कथन क्लॉसियस का है, जिसके अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तुओं से अधिक ताप की वस्तुओं की ओर प्रभावित नहीं हो सकती। तो ये था दोस्तों ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, और इसके साथ ही 13वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए कृपया से लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।